नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन में हम सीटेट 2023 मैथ के जो प्रश्न पूछे गए थे उसके अंतर्गत 4 फरवरी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सेशन को चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इसमें प्रथम क्वेश्चन है कि 5/2 - 2/5 इक्वल टू। तो प्रश्न है 5/2 - 2/5, इसका एलसीएम कितना आ जाए, 2 और 5 का 10। तो 2 से 10 का भाग करेंगे तो 5 आएगा, तथा 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस 5 से 10 का भाग करेंगे 2, तो 2 से 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 21/4, 21/10 सॉरी। तो 10 दूनी 20, 2 सही 1/10 इसका उत्तर। चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन में है हाँ, तो 2 सही 1/10 यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के योगफल। चलिए देखते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 9 9 5 बार हो जाएगा, तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। योगफल इसका कितना आ जाएगा, 9 9 9 1 10, 1 कैरी 10 9 1 10। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1,99,000। चलिए देखते हैं 1,000,099। तो इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास तार कितना है, 11 सही 1/4 मतलब 45/4, तथा हमें टुकड़ा कितना काटना है कि एक टुकड़े का 3/4 होना है। तो 3/4 हो गया, तो ये 45/4 इधर ऐसे लिखा जाएगा, पर प्लस 4 ऊपर आ जाएगा, 3 इधर। तो 4 से 4 कट गया, 3 से 45। तो एक टुकड़े का कितना लंबाई हो जाएगी, 15 मीटर। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। हमारे पास टोटल तार था 45/4, तथा हमें एक टुकड़े का कितनी लंबाई करनी है, 3/4। तो इसको काट देंगे हम लोग, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 45 15 आ जाएगा। एक टुकड़े की लंबाई 15 मीटर आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, 15 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1300 + 13 इकाई + 13 दाही - 1000 बराबर। चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। 1300 जोड़ना है, उसमें 13 इकाई + 13 दाहें जोड़ने हैं, तथा उससे 1000 को हटाना है। चलिए देखते हैं, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया। तो 1300 पहले है तो 13 यहाँ लिखेंगे 0 0। तो 13 इकाई है तो 13 ये वंस में आ जाएगा, प्लस अगले में यहाँ फिर से दिखाते हैं थोड़ी जगह, वंस टेंस 100। 13 ये 13 100 हो गया, 13 इकाई ये हो गया, तथा 13 दाही यहाँ 13 लिखेंगे तो यहाँ जो बाकी जगह 0। तो हमें जोड़ना कितना है, 1300 + 130 + 13। चलिए जोड़ते हैं, 1300 130 13 3 3 1 4 14 43 आएगा। 14 43 में 1000 घटाएंगे तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 443। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 443। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही। पाँचवा, यदि 0.239 + 2.93 - 1.29 बराबर 3.92 - k है तो k में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इन दो संख्याओं में से इतना घटाया जाए तो 3.92 - k आता है। तो k में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 बराबर हो जाए। चलिए देखते हैं, 0.239 + 2.93, इसका ऐड कितना आ जाएगा, 3.169 आ जाएगा। तो अब 3.169 में से 1.29 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 1.879 आ जाएगा, 1.879 आ गया। अब 1.879 बराबर 3.92 - k। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3.92 - 1.879 आ जाएगा। इसका k बराबर कितना आ जाएगा, 2.041। अब 2.041 आ गया हमारे पास k की वैल्यू। अब पूछ रहा है कि इसमें से कितना और जोड़ा जाए कि 3 के बराबर हो जाए। तो 3 में से 2.041 घटा देंगे तो आ जाए कितना, 0.959। तो यही आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें पूछ रहा था कि के की वैल्यू में कितना और जोड़ा जाए कि 3 आ जाए। तो हमारे पास इतनी वैल्यू है के की, तो इसमें हम इसको इसमें से 3 में से इतना घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी उतना ही जोड़ने पे 3 आ जाएगा। तो 0.959 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सात गुणज तथा सबसे बड़े सात गुणज का योगफल क्या होगा। 60, 72, 84 के सबसे छोटे सात गुणज अर्थात एलसीएम तथा सबसे बड़े सात गुणनखंड अर्थात एचसीएफ का योगफल क्या होगा। तो 60, 72 और 84 के जो एलसीएम हो आएगा, 60, 72, 84 का एलसीएम कितना होगा, 2520 हो जाएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा क्योंकि इसमें जगह कम है तो इसलिए नहीं निकाल पा रहा हूँ। 60 एलसीएम विधि से निकाल लीजिए, फैक्टर विधि से। 60, 72, 84 का एलसीएम 2520 हो गया तथा एचसीएफ उसका कितना आ जाएगा। एचसीएफ चलिए देख लेते हैं। एचसीएफ उसका आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12, क्योंकि 12 ही ऐसा है जो इसको काटेगा। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 7 84, तो 12 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों काट देगा, तो एचसीएफ 12 हो गया। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है तो 2520 प्लस 12, तो 2520 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 2532 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2532। अगला प्रश्न देखते हैं। रमा के पास केवल 50 और 100 के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है और 1600 का धन है तो उसके पास 50 और 100 के नोटों की संख्या क्रमशः कितना है। तो उसमें कह रहा है रमा के पास केवल 50 और 100 के नोट है तथा उसके पास नोटों की संख्या 25 है और उसके पास जो कुल धन है वह 1600 रुपये है। तो पूछ रहा है कि 50 और 100 के बराबर कितने, मतलब कितने नोट है, 50 के कितने 100 के नोट हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं तो इस पर मान लेते हैं 50 नोटों की संख्या यक्स है, यक्स बराबर 50 के नोट। तो 100 के नोट कितने होंगे, हमारे पास कुल नोट कितने थे 25, तो 100 के नोट कितने हो जाएंगे, हमारे पास कुल नोट थे 25 तथा उसमें से यक्स नोट 50 के हो जाए तो 25 माइनस यक्स क्या हो जाएगा, 100 के नोट बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस यक्स। अब हमारे पास कितने नोट हैं, यक्स नोट है 50 के तथा हमारे पास 25 माइनस यक्स, हमारे पास 25 माइनस यक्स बराबर कितने 100 के नोट है 25 माइनस यक्स तथा यक्स है 50 के नोट। तो टोटल कितना हो जाएगा कि 50 यक्स, हमारे पास 50 यक्स रुपए ऐसा है जो 50 के नोट से, मतलब यक्स नोट थी तथा हर नोट के 50 रुपये है, 50 रुपये का नोट है तो 50 रुपये हो जाएगा प्लस 100 फिर 25 माइनस यक्स, यही तो टोटल धन होगा तथा यह दिया गया है 1600, यही तो टोटल धन होगा। हमारे पास यक्स रुपए थे 50 नोट के, हमारे पास यक्स नोट थे 50 के, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 50 यक्स, क्योंकि 50 एक नोट की कीमत 50 है तो यक्स नोट की कीमत 50 यक्स हो जाएगी। तथा हमारे पास 100 के नोट कितने थे 25 माइनस यक्स, तो एक नोट की कीमत 25 माइनस यक्स है तो 100 नोट की कितना हो जाएगा 100 25 माइनस यक्स, तो 1600 हो गया। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे 50 यक्स प्लस 2500 माइनस 100 यक्स बराबर 1600 हो जाएगा। तो माइनस 50 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2500 प्लस 1600, तो माइनस 50 यक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने के माइनस 2500 प्लस 1600 तो माइनस 900 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, जीरो जीरो काट देंगे, 90 आ जाएगा। 5 18 पंचे 90, 5 1 5 5 8 40, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हमारे पास 50 के नोट कितने हैं 18 है तथा 100 के नोट कितने हैं 25 माइनस यक्स, 25 माइनस 18 बराबर 7। तो हमारे पास 50 के नोट कितने हैं 18 और 100 के नोट कितने हैं 7। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 18 और 7, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 बजे AM 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है, मतलब वो 9:15 पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, तो वह अपने सहकर्मी से जो है आधा घंटा पहले पहुंची है, तो 9:15 पे पहुंची है तथा उसका सहकर्मी से वह आधा घंटा पहले पहुंची है, तो उसका सहकर्मी कितना आया होगा, तो 9:15 प्लस आधा घंटा बराबर 9:45 पे उसका सहकर्मी आया होगा। उसका सहकर्मी जो है वो आधा घंटा लेट है, मतलब इनसे, तो ये 9:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची थी, तो सविता 9:15 पहुंची हैं तथा वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, मतलब उसका सहकर्मी आधा घंटा बाद आया, तो 9:15 प्लस आधा घंटा 9:45 हो गया, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुँचा है। तो जो सहकर्मी है इस गोष्ठी के लिए, गोष्ठी मतलब एक होता है एक टाइप का सभा, तो उस सभा के लिए 35 मिनट की देरी से पहुँचा है, तो 35 मिनट की देरी से पहुँचा है। वह 9:45 पे पहुँचा तथा 35 मिनट लेट पहुंचा है, 35 मिनट लेट पहुंचा है,
तो इसको घटा देंगे 35 मिनट। अगर 35 मिनट पहले पहुंचता तो 35 मिनट घटा देंगे तो वह टाइम पहुंचता, तो 45 माइनस 35 9:10। तो सही टाइमिंग गोष्ठी की क्या थी? तो 9:10 थी। इसका ऑप्शन 9:10 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। तो किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं तथा प्रत्येक कमरे में पौधे 6 हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 140 ml पानी भरा जाए तो ऐसी कितनी बोतल की आवश्यकता होगी जिससे कमरे के सभी पौधे को 3 दिन में पानी भरा जा सके? तो विद्यालयों की संख्या कितनी, कमरों की संख्या कितनी है? 28 है तथा प्रत्येक कमरे में पौधे कितने हैं? 6 हैं। तो टोटल पौधे कितने हो जाएंगे? 28 गुणे 6 बराबर 168 पौधे हो जाएंगे। तो हमारे पास पौधे कितने हो गए? 168 तथा प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी है? 180 ml दिया गया है। तो 180 से गुणा कर देंगे तो टोटल पानी हमको कितना लगेगा वो भी आ जाएगा। तो 180 ml बराबर कितना आ गया? 168 गुणे 180, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30,240 ml। तो इतना पानी हमको लगेगा 30,240 ml। तथा एक बॉटल में पानी की क्षमता कितनी है? एक बॉटल में पानी की क्षमता है 840 ml। तो हमारे पास टोटल पानी है 30,240 तथा एक बॉटल में कितना भर जाता है? 840 ml। इसको देखते हैं, 0 0 कट गया। तो इसको देखते हैं कि हमारे पास कितना है? 30,240 ml पानी है टोटल तथा एक बॉटल में कितना भरने की क्षमता है? 840। तो इसको काटते हैं, 0 0 कट गया। 12 7 84, 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60, 2 12 दूनी 252 आ गया। 7 से 252 काटेंगे, 7 3 21, 4 7 6 42। तो बोतलों की संख्या कितनी हो गई? 36। एक दिन पौधे के पानी के लिए कितनी बोतल संख्या उसमें भर जाएगी? 36 बोतल एक दिन में लगी। लेकिन पूछा इसमें कितना है कि 3 दिन पौधे को पानी देने के लिए कितनी बोतलों की संख्या है? तो 3 से गुणा कर देंगे, 36 गुणे 3 बराबर 108। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 108। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हमारे पास कमरों की संख्या कितनी थी? 28 तथा प्रत्येक कमरे में पौधे कितने थे? 6। तो टोटल पौधे कितने हो गए? 28 गुणे 6 168 पौधे। अब 168 पौधे के लिए प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी थी? 180 ml। तो 168 गुणे 180 ml का गुणा करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी है? 30,240 ml पानी की आवश्यकता थी टोटल, 168 गुणे 180 बराबर। तथा एक बोतल में पानी की क्षमता कितनी थी? 840 ml। तो 30,240 में 840 का जब भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो 30,240 है वह कितनी बोतलों में आ जाएगा। 30,240 ml पानी 840 बोतल में, एक बोतल 840 ml का है। तो टोटल बोतल कितनी आ जाएंगे? दोनों भाग कर देंगे तो 36 बोतल। अब एक दिन के पानी देने के लिए 36 बोतल लगती हैं। तो 3 दिन का इसमें पूछा है तो 36 गुणे 3 कर देंगे तो 108 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 108। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। यह देखते हैं कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, जो कि दिया गया है 48। ये a है, 4a बराबर 48। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब जो आयत की चौड़ाई है वह वर्ग की भुजा की से 4 कम है। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई? ये 12। तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 12 माइनस 4। इसमें दिया गया है कि आयत की चौड़ाई जो है वह वर्ग की भुजा से 4 कम है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम परिमाप वाला फार्मूला लगा देते हैं। 2l + 8 बराबर, परिमाप दोनों बराबर हैं तो 48 ही होगा। 2 से 48 कट जाएगा, 24 आएगा। l + 8 बराबर 24। तो l बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब हमसे एरिया पूछा है आयत का, तो l गुणे b होता है। तो 16 इसका लेंथ आया है तथा ब्रेड्थ कितनी थी? 8 निकली थी 12 माइनस 4 करके। तो इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 16 × 8 बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 128 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें डिग्री की संख्या 440 से 25 अधिक है? तो इसमें पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। तो हमें लाना कितना है? 440 से 25 अधिक। तो पहले वही देखते हैं। 440 से 25 अधिक मतलब हमें लाना है
5 4 2 465 लाना। अब देखते हैं कि 465 किस में आता है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। 5 और 1/3 समकोण, 5 और 1/3 मतलब 5 3 15, 1 16/3 गुणे 90, तो 3 से 3 कट गया, 30 आया, 16 3 480, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 5 और 2/3, 5 और 2/3, 5 3 15 2 17/3 गुणे 90, 30 17 3 51 510, ये भी नहीं होगा, हमें 465 लाना है। 5 और 1/2 समकोण को देखते हैं। 5 और 1/2, 5 10 1 11/2 गुणे 90 45 450, ये भी नहीं होगा, यही होगा। अब तो 11 गुणे 45 465, इसमें भी नहीं आएगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन उसको देख लेते हैं। 5 और 1/6, 5 और 1/6, 6 5 30, 31/6 गुणे 90 देख लेते हैं। 90 15, 31 गुणे 15, 31 गुणे 15 30, 15 में 450 तथा 15 51 15, 450 प्लस 15 465 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 6.75 सेंटीमीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर वाली भुजा वाली वर्गाकार टाइल से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या। तो इसमें दिया गया है कि एक आयताकार जगह है, एक आयताकार फर्श है, तो उसमें लंबाई कितनी है 6.75 है तथा चौड़ाई कितनी है 4.5। तो उसका पहले हम एरिया निकाल लेंगे, तो इतने का एरिया निकल जाएगा ये। तथा इसमें हम पूछ रहा है कि एक टाइल्स लगाने की क्या होगा, तो एक टाइल्स वर्गाकार है तो वर्गाकार का एरिया निकाल देंगे। एक टाइल की एरिया जितनी लगेगी उससे भाग कर देंगे तो कितनी टाइल्स लगेंगी ये पता चल जाएगा। तो इसमें चलिए देखते हैं। तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा 675 सेंटीमीटर, 6.75 मीटर था तो 675 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणे 4.5 था तो 45 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना आएगा 675 गुणे 450 बराबर 30,000, 30 37 50 आ जाएगा। इसका गुणा करके मैंने देख लिया है, 30 37 50 आ जाएगा। अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकालते हैं। टाइल्स का कितना होगा 45 गुणे 45 होगा, तो 30 37 50 गुणे 45 गुणे 45, क्योंकि टाइल्स की 45 सेंटीमीटर की भुजा है। तो इसको भाग करेंगे, इन दोनों को काटेंगे तो आंसर कितना आएगा आप गुणा करके देख लीजिए। आंसर आ जाएगा 150 टाइल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार केजी में नीचे दिए गए हैं। ये 21 बच्चों के भार दिए गए हैं केजी में। कितने बच्चों का भार 45 किग्रा से 50 किग्रा के बीच में है। तो पूछ रहा है कितने बच्चों का भार जो है वह 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 45.2 हो जाएगा तथा 44.8 तो नहीं होगा, 46 हो जाएगा, 46.8 होगा, 45.8 हो जाएगा, 47.3 हो जाएगा, 49.3 हो जाएगा और 47.4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 10। देख लीजिए 45.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 लाइन बनाई गई हैं, तो 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 बच्चों का भार जो है वह 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है। ध्यान रखिए इसमें 50 को नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि बीच में पूछा गया है। तो एक बच्चे का भार 50 किलोग्राम था लेकिन उसको नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए गलत। आप 11 आप नहीं मार सकते इसमें क्योंकि इसके बीच का पूछा था। तो 50 और 45 के बीच का पूछा है, ना कि 40 से 50 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जो निम्न तालिका है एक विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जनवरी में 225, फरवरी में 318, मार्च में 272, अप्रैल में 180 तथा मई में 178 वाहन बेचे गए हैं। विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो उसमें पूछ रहा है कि विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए कुल संख्या तथा फरवरी और अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों संख्या में से कितना कम है। तो जनवरी और मार्च में कितने बेचे हैं 225 और 272। तो 225 और 272 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 2 7 7 2 9 तथा 2 2 4, तो 497 आ गया।
अब फरवरी, अप्रैल, मई जोड़ लेते हैं। 318, 180 और 178, तो 318, 180, 418, 498, 178, 676 आ जाएगा। 676 इन दोनों घटा देंगे, 676 माइनस 497, तो आंसर कितना आएगा? 16 में 7 गए 9, 16 में 9 गए 7 तथा 179। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 179। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 179। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18, 18 + 11 = 29, तो 42 + x = y, तो x + y की मान पूछ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं आप पैटर्न कि जो दो योग हो रहा है वो तो अगली संख्या वो लिखी जा रही, पर उसके बाद वाली अगली संख्या, उसके बाद वाला वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या लिखी जा रही है। तो इसमें मतलब जो योग पहले हो रहा है तो उस अगली जो पैटर्न बन रहा है उसमें अगले पैटर्न में पहली संख्या जो है पीछे वाले पैटर्न का योग है, तथा जो उसके बाद अगली जो नेक्स्ट पैटर्न है उसमें जो दूसरी संख्या है वो अभाज्य संख्या, आने वाली अभाज्य संख्या है। तो इसमें 42 + x 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? तो 42 17 आता है, 42 + 17 आएगा, 42 + 17, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 59। तो x 17 आ गया तथा y क्या है? 59 है। तो 17 59 को जोड़ेंगे तो 9 7 16 76 आ जाएगा। इसमें आप समझे? इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ कि 1 + 2 = 3 दिया गया है। तो इसमें जो पिछला पैटर्न है, आगे वाले पैटर्न जब बनता है तो आगे वाले पैटर्न में पिछले पैटर्न का योग रहता है, तथा उसमें दूसरी संख्या जो होती है आगे वाले पैटर्न में कि जो आने वाली अभाज्य संख्या होती है, तथा इन दोनों का योग लिखा जाता है। फिर जो अगला पैटर्न बनता है, योग जो आता है वो संख्या लिखी जाती है, तथा अगला पैटर्न में अगली अभाज्य संख्या आती है। तो 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद यहाँ 17 आ जाएगा, तथा जोड़ यहाँ क्या हो जाएगा? 42 17 59 हो जाएगा। 59 और 17 का जोड़ कितना आ जाएगा? 76। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो चलिए अब पेडागॉजिक प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी कौन सी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए जिनमें अधिगमकर्ताओं को केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो? केवल तो निगेटिव शब्द आ गया, इसमें पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है तो निगेटिव वाला नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, नहीं ये गलत है। कम वाला फिर निगेटिव शब्द है। आर बेस्ड ऑन ओपन इन प्ले ओनली ओपन, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कि जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, ये हो सकता है। जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप जो है वह शिक्षक द्वारा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को वैसे ही स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए तत्पर करना चाहिए तथा सक्रिय रूप से बच्चे उसमें सीखें। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा कि मूर्त से अमूर्त, मतलब मूर्त से मतलब जो चीज़ें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन चीज़ों से सिखाना शुरू करना चाहिए तथा बाद में अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। इस तरह से एनसीएफ 2005 के अनुसार कहा गया है कि मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब 7.37 और 7.4 में बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। तो जब 7.34 और 7.4 में बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तो बच्चों ने एक समूह ने 7.37 को बड़ी बताया 7.4 से भी। तो एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों की जो त्रुटि है उसे किस प्रकार समर्थन करेंगे उसको सही करने के लिए? ऑप्शन ए है कि दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग को द्वारा समझाएंगे। ऑप्शन बी है कि दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्यामपट्ट पर लिखिए और विद्यार्थी को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। ऑप्शन सी है कि अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दी। ये तो गलत है कि समान प्रकार के अधिक उदाहरण देने से, क्योंकि जब उसका पहला ही कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो और अधिक उदाहरण देने से आप उससे रटन विद्या की ओर अग्रसित करेंगे। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। ये भी गलत है, क्योंकि आपको उनको समझाना है, ना कि पाठ्य पुस्तक देख के वो खुद समझे, क्योंकि वो परेशान नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर डी और सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि दशमलव संख्या के प्रसारित रूप को श्यामपट्ट पर लिखिए। तो श्यामपट्ट पर लिखिए और विद्यालय को उत्तर सही करने के लिए, ये भी सही नहीं है। श्यामपट्ट पर लिखिए और विद्यालय को उतारने के लिए कहिए, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा कि अबेकस प्रणाली से अबेकस क्योंकि पॉइंट दशमलव आदि का भी ज्ञान हमें देता है, तो अबेकस प्रणाली ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दशमलव को संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। जिसमें अबेकस आदि के गुणों के बारे में बताया गया है। यह प्रश्न बहुत बार बनता है, अबेकस क्या है, टेसिलेशन क्या है, या 3D क्या है, डाइंस क्या है। तो इसकी क्लास मैं 1-2 दिन में आपको अपलोड कर दूंगा मैथ में, कि मैथ के जो उपकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत 2-3 प्रश्न तो ज़रूर पूछे ही जाते हैं। तो इसके जो प्रश्न है मैं उसको 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैथ की पेडागॉजी की एक मैराथन में डाल दूंगा,
तो आप मैथ की पेडागॉजी का मैराथन आप उसको देख लेंगे तो आपके उसमें से अधिक प्रश्न बने जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तब तक। विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित हल किया। 5128 + 27 बराबर 78215। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है। तो विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया है कि 5128 + 2707 को उसने 78215 लिख लिया। तो उसकी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करनी है हमें, उसे उस युक्ति में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होगी। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थियों को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें। ये तो गलत है कि उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए नहीं कहना है, उसको खुद ही सीखने के लिए ऐसा वो वातावरण क्रिएट करना है कि वह खुद जान सके। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करके योग याद करने कर उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी है प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें। ये गलत है। प्रश्न को दोबारा करने, क्योंकि जब उसका पहली बार में कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो दोबारा करने का क्या अर्थ होता है, वह निरर्थक है। स्टूडेंट को कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहें। कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए बहुत कम ही कहा जाएगा। ये बहुत गलत बात है कैलकुलेटर का उपयोग करना। तो ऑप्शन डी तो गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को उत्तर जानने के लिए, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसमें उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात करने के उत्तर की सही तुलना करने के लिए कहें। तो मतलब विद्यार्थियों को पहले सन्निकटन का उपयोग करके योग बताएं। मतलब कि 5128 ना होकर उसे 5100 माना जाए तथा 2707 न होकर 2700 माना जाए। तो दोनों का योग पहले बताओ कि दोनों का योग 5100 और 2700 का योग 7800 आ जाएगा। तो 7800 आ गया तो इसकी निकट का मान जो हो वही ऑप्शन होगा। पहले इस प्रकार बताना है कि विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात करें और अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि 5128 + 2760 बराबर 78215 है। अपनी इस त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कि विद्यार्थी को सन्निकट संख्या का उपयोग करके योग ज्ञात करें और अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। जैसे 5128 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 5100 हो जाएगा। 2700 का सन्निकट मान 2700 होगा। दोनों का योग क्या आ गया, 7800। अब 7800 के सन्निकट मान उत्तर सही होगा 7835। ऑप्शन में देख के 7835 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप उसे समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में टेसिलेशन अर्थात टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है। इसमें हैसिलेशन नहीं, ये टेसिलेशन होगा। एक निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक शिक्षण में एक शिक्षण के साधन ऊपर टेसिलेशन अर्थात टाइलिंग का सबसे उपयोग निरूपित करता है। तो टेसिलेशन या टाइलिंग वही जो मैंने बताया कि ये भी पेडागॉजी में जो कुछ टाइल्स अबेकस आदि जो मैथमेटिकल उपकरणों से प्रश्न बनते हैं, उसका मैं एक दिन कल या परसों आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक मैराथन क्लास। आप उससे देख लीजिएगा टेसिलेशन क्या है और टाइलिंग क्या है, आप उसे समझ लेंगे। तब तक इसको अभी देखते हैं कि ज्यामिति में क्रियाविधि अधिगम को विकसित करने के लिए, कोणों को मापने के लिए, ज्यामिति के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने के लिए टाइलिंग का उपयोग नहीं होता, उसमें अबेकस आदि का यूज होता है। ज्यामितीय आकृतियों में उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए टाइलिंग का या टेसिलेशन का प्रयोग पैटर्न बनाने के लिए। टाइलिंग क्या होती है, जैसे हमारे छत आदि पे जो टाइलिंग होती है उसमें एक विशेष पैटर्न रहता है कि ऐसे बना है, फिर वो ऐसे बना है, फिर ऐसे मतलब फिर ऐसे बना है। तो वो विशेष प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उसे टाइलिंग कहते हैं या टेसिलेशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। तो एनईपी 2020 प्रत्येक विषय, अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक को सुधारा जा सके। ऑप्शन बी, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को प्रदर्शन से सुधारा जा सके। ये भी गलत है। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों को भार को कम किया जा सके। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु कम करना का ये उद्देश्य नहीं है कि शिक्षकों को भार कम किया जा सके। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थी रट कर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। तो ऑप्शन नंबर डी ही यही सही होगा। तो यह जो एनईपी है वह विषय वस्तु कम करने के लिए प्रयासरत इसलिए है ताकि विद्यार्थी रट कर सीखने से अलग होकर वास्तविक समझ की ओर बढ़े। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। कार्यविधि कंठस्थ करने ऊपर कंठस्थ तो निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं। अब अगला ऑप्शन है अवधारणा परिचय देने के लिए गणितीय पहेली, खेलों एवं गतिविधियों पर। ऑप्शन सी है वर्णों गणना आदि के रटन, तो माध्यम रटन भी निगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा।
ऑप्शन डी है कि प्रकरण पर आधारित कई प्रश्नों को हल करें ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सकें। कई प्रश्नों को हल करके प्रणाली नहीं सिखाई जाती, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं होगा। तो इसका सही होगा अवधारणा को परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों और गतिविधियों पर। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां। NCFSE का मतलब क्या है? NCFSE का मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो NCFSE का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने के विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के बीच में अंतर हमें बताना है, तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? मॉडल दिखा के अमूर्त रूप से सिखाएंगे तो हमें उतना मदद नहीं मिलेगी, तो अमूर्त रूप वाला तो नहीं होगा, ये गलत है। अगला देखते हैं, विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना भी अमूर्त रूप से सिखाएंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी सही नहीं है। एक पटरे का उपयोग करके त्रिविम वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शन करना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें हम मूर्त रूप से दिखाएंगे कि घन क्यों नहीं लुढ़क रहा है तथा एक गोला क्यों लुढ़क रहा है। तो इसलिए वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ के बीच में अंतर इस प्रकार हम बहुत अच्छे समझा सके हैं, मूर्त रूप से सिखाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए? निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन का प्रमाण दे रहा है? शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के किसी एक प्रकार प्रश्न को कैसे हल करना विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता विद्यार्थियों को नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखना और कलन विधि को याद करना। याद करना तो निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधि की और सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधि की समझ पर ध्यान केंद्रित करने की और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा कि विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधि के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधि की समझ पर ध्यान केंद्रित करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो कार्यविधि की समझ पर ध्यान केंद्रित करना, यही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि उसमें ओनली सी दिया गया है, तो ओनली ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25। परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों की संख्या पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। तो परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए वह अनेक वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है? वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा तो इसमें बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि वह संख्याओं को पढ़ा रहा है तथा उनमें विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है। उनके दिए गए समुच्चयों में वस्तुओं की कुल संख्या बताना है। कुल संख्या बताने में वर्गीकरण की अवधारणा सिखाई नहीं रहा, स्थानीय मान की बात ही नहीं हुई, क्योंकि कुल संख्या की बात बताई जा रही है उसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेंस ऑफ नंबर, संख्या क्रम सूचक बोध, ये भी नहीं। ऑर्डर तो बताया नहीं। कार्डिनल नंबर, संख्याओं की गणन संख्या अर्थात कार्डिनल संख्या का बोध कराया, तो संख्या के कार्डिनल संख्या का बोध कराया, क्योंकि ऑर्डर में मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑर्डर बताता है। कार्डिनल संख्या क्या होता है कि 1 2 3। तो चलिए देखते हैं कार्डिनल संख्या होती क्या है। तो कार्डिनल नंबर सभी क्रमिक संख्याओं के संग्रह को दर्शाता है। तो सभी क्रमिक संख्याओं के संग्रह को कार्डिनल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये क्रमिक संख्या है तथा इनके संग्रह क्या कहेंगे? कार्डिनल। ऑर्डिनल नंबर क्या है? ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आदि, तो इसमें कार्डिनल नंबर का विकास हो रहा है। चलिए 26वां देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है? एक साल कक्षा परीक्षा, जो अभिप्रेरित नहीं है उनको परीक्षा देने कहेंगे तो और ज़्यादा निगेटिव की ओर जाएंगे, नकारात्मक की ओर, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक, प्रश्नावली, जब वो अभिप्रेरित ही नहीं है तो प्रश्नावली का कोई उद्देश्य ही नहीं बनता है। ऑप्शन सी, क्रियाकलाप आधारित, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जब वो क्रियाकलाप आधारित कोई मूल्यांकन किया जाएगा उसमें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे तथा उनमें सीखने की थोड़ी सी चाहत और बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसकी सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27। प्राथमिक स्तर की NCERT के गणित के पाठ्यपुस्तकों में विविध रूप से कहानियों, कविताओं, पहेलियों और खेल शामिल है। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो कहानियों, खेलों, पहेलियों आदि को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? गणित के पाठ्यक्रम को कम करना। जब हम कहानियाँ आदि जब डालेंगे तो कम होगा कि बढ़ेगा? तो ये तो गलत ही हो जाएगा। गणित के बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना। अगला सी ऑप्शन है, बच्चों की फुर्सत की गतिविधि, ये तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा। फुर्सत की गतिविधि नहीं। गणित की कक्षा में हास्य परिचार के अवसर प्रदान करने के लिए पहेलियाँ नहीं डाली गई हैं, वो उसके सेकेंडरी पर्पज़ हैं, लेकिन मेन पर्पज़ जो है वो है कि गणित के बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना। कहानियों का आदि के माध्यम से दैनिक जीवन से हम जोड़ेंगे कि अकबर के बारे में बता रहे हैं या महाराणा प्रताप या और अन्य कहानी, मोरल वैल्यू देते हैं कि शेर और चूहा कहानी बता के कि शेर ने एक बार उसको बचाया तो चूहा भी बचाएगा, तो मोरल वैल्यू भी देते हैं, नैतिकता भी विकास हो, इसलिए गणित के बच्चों को दैनिक जीवन से इसमें जोड़ा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता? तो रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि जो हो रही है नहीं करता है, नहीं ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए
एक बच्चा विभिन्न आकृति को वर्गीकरण कर रहा है, तो वर्गीकरण कर रहा है तो रचनावादी दृष्टिकोण है। ऑप्शन बी, एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, तो दृष्टिकोण तो है ये। ऑप्शन सी है कि एक बच्चा एकत्रित आंकड़े पर आधार पर ग्राफ बना रहा है तो भी वो रचनावादी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है। तथा एक बच्चा श्यामप्रकाश ने प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है, ये रचनावादी दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि नकल करने से कोई रचनावादी नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? नैदानिक परीक्षाएं क्या होती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए है कि बच्चे की समझ में रही कमियों को पहचानने। हाँ, तो यही ए ही सही हो जाएगा कि नैदानिक परीक्षाएं वे होती हैं जो बच्चों की समझ में रही कमियों की पहचानने में, तथा उपचारात्मक परीक्षाएं वो होती हैं जो उन कमियों में रह जाती है, कमी रहती है, उनको ठीक करना उपचारात्मक परीक्षाएं। तथा नैदानिक परीक्षाएं क्या है कि बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करता है या करती है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षक शिक्षिका से पूछता है, यदि मेरा कक्ष ना हो, आयताकार ही हो, ना ही वर्गाकार हो, मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ, तो यह कैसे ज्ञात होगा? बच्चे द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए, क्षेत्रफल की अवधारणा पूरी समझ में कमी। अगर वो ये कह रहा है कि अगर मुझे ये निकालना है, ना ही मेरा कक्ष आयताकार हो या ना ही वर्गाकार हो, तो मैं उसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? तो ये अवधारणा की पूरी समझ में कमी नहीं है, उसकी पूरी अवधारणा है क्षेत्रफल की। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है बच्चा विद्रोहपूर्ण। अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। बच्चा कक्षम शरारती हो रहा है, तो बच्चा कक्षम शरारती, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चा कक्षम शरारती नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बच्चा एक अर्थपूर्ण तर्कपूर्ण गणितीय समस्याएं पूछ रहा है। तो इसके 30 क्वेश्चन इस 4 फरवरी के हो गए हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।